नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे कल, उसका पहला अध्याय देखा था नेताजी के चश्मा। नेताजी का चश्मा इसका पहला पार्ट हमने देखा था पिछले वीडियो में, जिसको स्वयं प्रकाश जी ने लिखा हुआ है। अब दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में आपने सुना हुआ था कि जब हालदार साहब थे, हालदार साहब जब भी कस्बे में आते तो नेताजी की प्रतिमा को वो अवश्य देखा करते। उनकी आदत सी बन गई थी नेताजी की मूर्ति को निहारने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो नेताजी की मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को अवश्य देखते। हर बार उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ मिलता था। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछने पर, पान वाले से पूछ लिया उन्होंने कि भाई इनका चश्मा क्यों बदल जाता है। तो पूछने पर उन्हें पता चला कि कैप्टन नाम के चश्मे बेचने वाला व्यक्ति, जो कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो चश्मा बेचा करता है, ठीक है कि नहीं, वह इस मूर्ति का चश्मा बदला करता है, चश्मा लगाता है। और जब किसी ग्राहक को वैसा चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति लगाए हुए है, नेताजी की मूर्ति लगाए हुए है, वैसा ही चश्मा चाहिए, तो वह चश्मे को उतार लेता है और दूसरा चश्मा इस मूर्ति पर पहना देता है। ये बात उन्होंने कही, बताया। ठीक, असली चश्मे के विषय में जब पूछा हालदार साहब ने कि आखिर इनका असली चश्मा कहाँ गया, तो पूछने पर पता चलता है कि ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, चश्मा बनाना ही भूल गया। फिर हालदार साहब ने मास्टर की मानसिक स्थिति के विषय में कई तरह से सोचा, कई प्रकार से उनके बारे में सोचता कि वो मास्टर कैसा था, ऐसा होगा वैसा होगा, कई तरीका से विचार उनके हृदय में चलते रहते हैं, उनके मन में, ठीक है ना। अब आगे का वर्णन आप सुनिए, ध्यान से सुनिए अब इस वीडियो को। हालदार साहब को जब उन्होंने सारी बात बता दी पान वाले ने कि चश्मा बनाना भूल गया, ठीक है कि नहीं, तो वो सोचते रहे कि शायद पारदर्शी चश्मा ना मिल पा रहा हो, कांच का चश्मा कैसे लगाएं, पत्थर का चश्मा अगर लगाते तो आंखें ढक जाती, है ना, और शायद कोई बाहर से ही, आगे से ही, अलग से ही कोई संगमरमर के पत्थर का चश्मा बनाया हो और अलग से ही फिट किया हो, तो वो टूट गया हो बनाते वक्त, या किसी ने निकाल लिया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। सोचते रहे, ठीक। अब हालदार साहब को यह सब कुछ विचित्र विचित्र सा लग रहा था, पान वाले की बातें सुन करके, और कौतुक भरा भी लग रहा था, कुछ अचरज सा भी हो रहा था। इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं विचारों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर, अब उनकी आदत तो हो ही गई थी कि जब भी 15 दिन में वो उस रास्ते से, कस्बे से गुजरते थे, तो पान खाने के लिए रुकते थे, मूर्ति को देखते थे, ठीक है कि नहीं। तो उस दिन भी जब उनने प्रश्न कर लिए, पान वाले ने सारे उत्तर दे दिए, तो खोए खोए पान के पैसे चुका करके, पान के पैसे चुका दिए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हुआ वो, कि वास्तव में ऐसे इंसान भी इस दुनिया में है आज के समय में भी, कि अपने महापुरुष जो देशभक्त हुए हैं उनके प्रति सद्भावनाएं उनके मन में हैं आज, है कि नहीं। उनके हृदय में प्रेम की भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं आज भी विद्यमान है, कि अपने नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता है वो कैप्टन चश्मे वाला, इतना बूढ़ा होते हुए भी, ठीक है कि नहीं। उसके मन में ये भावनाएं हैं कि उनको नेताजी हमारे हमेशा चश्मा लगाए रहते थे और उनको बिना चश्मे की मूर्ति शायद अच्छी ना लगती हो, इसलिए रोज चश्मा बदल देता है, वो चश्मा लगाता है नेताजी की मूर्ति पर। तो चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष वो नतमस्तक होते हुए अपनी जीप पर बैठ गए, क्योंकि जीप पर तो जाया ही करते थे, तो अपनी जीप पर, जीप की तरफ वो चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर के पूछा। फिर से एक प्रश्न उनके मन में आ गया, फिर अपनी जीप से वो उतर गए, जीप से उतरे और पान वाले के पास फिर आ गए, तो पूछा क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है कैप्टन? आखिर वो चश्मा क्यों बदलता है? क्या नेताजी का कोई साथी है, उनकी फौज में वो रहा है कैप्टन? कौन है ये कैप्टन? या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही हो? कौन है ये कैप्टन जो चश्मा बदला करता है? ये प्रश्न हालदार साहब ने उस पान वाले से किए। और जानते हैं, कल आपने सुना था कि पान वाले को पान खाने की बहुत आदत थी, उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता था। तो जब लौट करके ये सवाल करने के लिए फिर से हालदार साहब आ गए, तो पान वाला तब तक एक नया पान फिर खा चुका था, उसके मुंह में फिर से एक नया पान था। तो नया पान खा रहा था, अभी मुंह में उसने दिया नहीं था, बस खाने के लिए तैयार था, हाथ में पकड़े था वो पान।
अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक करके जब इन्होंने प्रश्न कर दिया, तो मुंह में पान वो खाने ही वाला था, डालने ही वाला था कि वो थोड़ी रुक गया। 1.5 इंच दूरी पर उसका मुख रह गया, पान को लिए है हाथ में और रुक गया। दूर रोक करके ही उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा कि ये तो बड़े प्रश्न करते हैं भाई, फिर आ गए लौट करके। तो हालदार साहब को देखा ध्यान से, फिर अपनी उनका चेहरा देख करके, उनको देख करके फिर उसको हंसी सी आ गई पान वाले को। तो जानते हैं उसका स्वरूप, उसका रेखा चित्र हमने आपको कल बताया था कि कैसा व्यक्ति था पान वाला, मोटा, काला, है कि नहीं। और लगातार पान खाने से उसकी लाल काली बत्ती सी हो गई थी, काफी बड़ी तोंद थी उसकी, है कि नहीं। तो वो हंसता है, तोंद थिरकती है, ये सारे उसके रेखा चित्र में आप लोग लिख सकते हो। तो उसने क्या उत्तर दिया, जब उसने प्रश्न कर दिया हालदार साहब ने, तो पान उन्होंने अभी नहीं खाया, पान को नहीं खाया और ध्यान से देखा तो उनको हंसी आ गई पान वाले को। तो फिर अपनी जब हंसी उसको आई तो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर मुस्करा कर के बोला, नहीं साहब, वो कोई कैप्टन नहीं है, कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही नहीं है, कोई किसी भी सेना में नहीं रहा। अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा, वो लंगड़ा है, लंगड़ा व्यक्ति क्या जाएगा फौज में। अरे पागल है, पागल वो, उसको हम सभी लोग पागल कहते हैं, लंगड़ा कहते हैं, लंगड़ा व्यक्ति है वो, लंगड़ा करके चलता है। अरे वो तो पागल है, वो देखो वो आ रहा है, उस साइड से चला आ रहा है वो कैप्टन। आप अब उसी से बात कर लो, हमसे ज्यादा प्रश्न ना करो, आप उसी से बात कर लो। फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं पर, आप बहुत उसके बारे में पूछ रहे हो, है कि नहीं। अगर आपको पसंद आया हो तो उसकी फोटो खींच करके कहीं छपवा दो, ये पान वाले ने कहा। तो हालदार साहब ने जब ये पान वाले की बातें सुनी कि जो देशभक्ति के कार्य करता है, नेताजी के प्रति इतनी सम्मान की भावना आज के समय में भी जिसके हृदय में है, उसको ये लंगड़ा कह रहा है व्यक्ति, ये पागल कह रहे हैं ये लोग। तो हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा कि जो देशभक्ति के कार्य करते हैं, आज का समय ऐसा है कि लोग उनको मजाक बना डालते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं वो व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हैं, देशभक्ति के कार्य करते हैं। तो हालदार साहब को पानवाली की ये बातें अच्छी नहीं लगी, उनको किसी देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। तो जब उन्होंने कहा कि पानवाली ने कहा कि देखो वो आ रहा है लंगड़ा कैप्टन, उन्हीं उसी से बात कर लो। तो जब मुड़ करके उस साइड में देखा उन्होंने, हालदार साहब ने, तो अवाक रह गए, अवाक, उनके मुख से कोई वाणी ही नहीं निकले, कोई शब्द नहीं निकले, है कि नहीं। अचंभित रह गए उसको देख करके। जब उसको देखा तो कैसा व्यक्ति था वो कैप्टन, वह बेहद बूढ़ा, बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति था, उसका शरीर जर्जर हो गया था, हड्डियों का ढांचा जैसा था वो। ये तो एक बूढ़ा मरियल सा, बिल्कुल मरियल, इतना कमजोर था कि लगता था कि ये आज नहीं तो कल मर जाएगा, इतना अशक्त, इतना कमजोर वो लग रहा था। वो लंगड़ा आदमी, लंगड़ा करके चल रहा था, वास्तव में वो लंगड़ा था, पैर से विकलांग था। तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, सिर पर क्या किए था, गांधी टोपी, जैसे नोक वाली ऐसी टोपी होती है, तो गांधी टोपी पहने हुए था, ठीक। और आंखों पर काला चश्मा लगाए, उसकी आंखों पर कैसा चश्मा था, काला चश्मा था। तो ये उसका स्वरूप था, यानी कि बेहद कमजोर था, बूढ़ा था, मरियल सा वो व्यक्ति था, और गांधी टोपी अपने सिर पर लगाया था वो कैप्टन, और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, संदूकची माने बगसिया, छोटी सी बक्सिया लिए हुए, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए। अभी अभी एक गली से निकला था, उसने देखा कि एक गली से वो निकला है कैप्टन, जिसके बारे में ये पान वाला बता रहा है। तो बिल्कुल बूढ़ा सा है, मरियल सा है, दुर्बल है, उसके एक हाथ में संदूकची है, एक छोटी सी बगसिया है, और दूसरे हाथ में वो बांस लिए हुए है जिस पर बहुत सारे चश्मे टांगे हुए हैं। और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, थक गया होगा बेचारा चलते चलते, तो एक दुकान के सहारे वो अपने बांस को टिका रहा था थोड़ी आराम करने के लिए। तो जब हालदार साहब ने ये दृश्य देखा, उस कैप्टन को देखा, तो सोचा मन में कि उस बेचारे की लगता है कि दुकान भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है,
फेरी लगा करके चश्मे बेचा करता है, तो उसकी दुकान भी अपनी नहीं है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। जब उसके स्वरूप को देखा, उसके बारे में वास्तविकता जानकारी प्राप्त हुई, तो हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे पान वाले से, वो पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। ये प्रश्न करना चाहते थे पान वाले से कि आखिर इसको कैप्टन कहते क्यों हैं। ठीक है ना, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, कैप्टन ही इसका वास्तविक नाम है, ये प्रश्न पूछना चाहते थे। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था, पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है कि भाई साहब अब हमसे आप प्रश्न ना करेंगे, अब हम उत्सुक नहीं हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अब वो बात करने को ही तैयार नहीं था पान वाला। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, यानी कि जिस जीप पर ये हालदार साहब जाया करते थे उसका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि ये साहब जाने कहाँ के किन बातों में लग जाते हैं, है कि नहीं, देर हो रही है, चलते क्यों नहीं है। तो वो भी अपनी गाड़ी पर जीप में बैठा हुआ, उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ठीक है, काम भी था, तो हालदार साहब भी जीप में बैठ करके चले गए। चल देते हैं अपने गंतव्य स्थान पर जहां पहुंचना होता है उनको। ठीक, अच्छा, तो 2 साल तक, अब लेखक स्वयं प्रकाश जी लिखते हैं कि उन हालदार साहब को अपनी कंपनी के सिलसिले से 2 साल तक उस रास्ते से, उस कस्बे से जाना पड़ा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक वो गुजरते रहे, हर 15 दिन में वो जाते थे, तो 2 साल तक गुजरते रहे। और प्रत्येक 15 दिन में जब भी वो गुजरते थे, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। हर बार वो मूर्ति देखा करते थे कि इस बार चश्मा बदला है, कैसे फ्रेम वाला चश्मा लगाए हैं, कैसे रंग वाला चश्मा लगाए हैं, लेकिन हर बार वो चश्मा निहारता था, देखता था। और हर बार महसूस होता था कि अलग अलग किस्म का चश्मा इनकी आंखों पर है। कभी गोल चश्मा लगाए हुए हैं नेताजी, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, और कभी धूप का चश्मा, जो हम धूपी चश्मा बनवा लेते हैं, लगवाते हैं, है ना, कभी धूप का चश्मा उनकी आंखों पर लगा हुआ है। और कभी कभी तो बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, बड़े बड़े कांच वाला गोगो चश्मा। लेकिन कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था नेताजी की आंखों पर, कहीं कोई चश्मा, कहीं कोई चश्मा, बदल बदल के हर 15 दिन में वो चश्मा देखते थे। ठीक है कि नहीं, हर बार नया चश्मा मिलता था उनकी आंखों पर। लेकिन ऐसा नहीं देखा हालदार साहब ने कि बिना चश्मा की मूर्ति हो, कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के, कौतुक के, अचरज के, और प्रफुल्लता के, प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए ये मूर्ति थी। उनको प्रसन्नता होती थी मूर्ति को देख करके, अचरज होता था रोज नए चश्मे देख करके। अब एक दिन की बात है, हालदार साहब कहते हैं एक दिन की बात है कि एक बार ऐसा हुआ, मैं लगातार 2 साल तक कंपनी के सिलसिले से जाता रहा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं गुजरा उसी चौराहे से, उसी कस्बे से, तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। ये पहली बार ये दृश्य दिखाई दिया कि मूर्ति के चेहरे पर, उनकी आंखों पर कोई चश्मा ना हो, तो चश्मा नहीं था जब हम गुजरे। और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, क्योंकि इनकी आदत तो पान खाने की थी ही हालदार साहब के। तो उन्हें अचरज हुआ कि भाई आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, और ये पान की दुकान भी बंद है। अगर पान की दुकान खुली होती तो हम पान खाते, उस पान वाले से प्रश्न पूछ लेते कि भाई आज इनकी आंखों पर चश्मा नहीं है, लगातार मैं 2 साल से चश्मा देख रहा हूं, आज क्यों नहीं है इनकी आंखों पर चश्मा। ठीक है, तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। जिस चौराहे में नेताजी की मूर्ति थी, अधिकांश, ज्यादातर दुकानें बंद थी, अधिकतर दुकानें। चलिए अब किससे पूछें, कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं मिला जिससे हम प्रश्न कर सकें। चलिए जीप बढ़ाई, चल दिए, फिर लौट करके अपने घर आ गए। अगली बार फिर 15 दिन के बाद जब हालदार साहब फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं, उसी कस्बे से गुजरते हैं, तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर नहीं चश्मा था। देखा कि उनकी आंखों पर फिर भी चश्मा नहीं है। अब हालदार साहब ने पान खाया, अब दुकान खुली थी इस बार, तो रुक गए, जीप रुकवाई। उसी पान वाले की दुकान पर वो पहुंचते हैं, तो उनने पान लगवाया और पान खाया,
और धीरे से पान वाले से पूछा, धीरे से प्रश्न कर दिया, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात हो गई, क्या कारण है? हमें 2 साल आते आते हो गया, बिना चश्मे के हमने कभी नेताजी को नहीं देखा, लेकिन आज बात क्या है? पिछली बार भी चश्मा नहीं था इनकी आंखों पर, वो आप लोगों की दुकानें बंद थी उस समय। आज मैं फिर निकला तो फिर देखा कि इनकी आंखों पर चश्मा नहीं है। तो जब ये प्रश्न किया हालदार साहब ने, तो पान वाला उनके प्रश्न को सुनकर के थोड़ा उदास हो गया, उदास हो गया। अब पान खाने की आदत तो उसकी थी ही, पान खाए हुए था। पीछे मुड़ करके मुंह का पान नीचे थूका, उसने थूक दिया नीचे, और सिर झुका करके सिर झुका लिया और अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। उसकी आंखों में आंसू आ गए उस दिन जब इन्होंने हालदार साहब ने यह प्रश्न किया, तो आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, साहब क्या बताएं, कैप्टन मर गया। जो इनकी मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर रोज चश्मा लगाया करता था, बदला करता था, वो बेचारा कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब और फिर दूसरा प्रश्न नहीं कर पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, कुछ समय तक वो चुपचाप वहीं पर खड़े रहे। फिर क्या किया? पान खाया था उन्होंने, पान के पैसे चुका करके जीप में बैठे अपनी और रवाना हो गए, चले गए अपने स्थान पर कार्य के सिलसिले से। अब चले जा रहे जीप में बैठे बैठे और रास्ते में सोचते जा रहे, विचार करते जा रहे, बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का, क्या होगा उस जाति का, उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, अपना गृहस्थी, अपनी जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। उस कौम का, उस समाज का क्या होगा जिन महापुरुषों ने, जिन देशभक्तों ने अपने देश के खातिर अपनी जवानी को, अपने धन को, अपनी दौलत को, यानी कि सारी चीजें, सब कुछ, ठीक है कि अपना घर हो, चाहे गृहस्थी हो, जिंदगी, सब कुछ होम दिया हो। और ऐसे महान महापुरुषों के लिए, ऐसे देशभक्तों पर दुनिया आज हंसती है, तो बताइए समाज का क्या हाल होगा। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए ये सारी बातें सोच करके और जीप में चले जा रहे हैं। लेकिन 15 दिन के बाद फिर वही गुजरना पड़ा उनको, क्योंकि हर बार उनको 15 दिन में जाना पड़ता था काम के सिलसिले से। अब 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे जहां से गुजरा करते थे, गुजरे, और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये उन्होंने सोचा कि फिर मैं देखूंगा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। भली इस कस्बे के लोग सुभाष चंद्र बोस को मान सम्मान देते हो, मान सम्मान करते हो, उनकी हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस जी बसे हों, अवश्य ही बसे हों, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, है कि नहीं। हर बार मैं चश्मा देखता था उनकी आंखों पर, लेकिन आज फिर से मैं उनकी आंखों पर चश्मा नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। अगर मास्टर बना देता चश्मा तो सदैव उनकी आंखों पर स्थित रहता, तो मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गया, और कैप्टन जो चश्मा लगाया करता था वो बेचारा मर गया। अब कौन है जो चश्मा लगाएगा उनकी आंखों पर? तो बिना चश्मा की मूर्ति रहेगी अब हमेशा। तो सोचा, अपने मन में ही विचार किया कि आज वहां रुकेंगे नहीं, आज हम चौराहे पर नहीं रुकेंगे, न पान की दुकान पर जाएंगे, न पान खाएंगे, आज हम रुकेंगे नहीं, और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अब हमको भी लगातार 2 साल से आंखों पर चश्मा देखते रहे मूर्ति की, और आज फिर से मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, तो हम भी आज मूर्ति को नहीं निहारेंगे, क्योंकि हमें भी सुभाष चंद्र बोस जी की चश्मे वाली मूर्ति ही अच्छी लगती थी। तो मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन बेचारा मर गया, तो फिर से हम सूनी आंखों वाली नेताजी की मूर्ति क्यों देखें, हम कैसे देखेंगे। तो उन्होंने सोचा कि आज हम पान नहीं खाएंगे, न चौराहे पर रुकेंगे, न मूर्ति को देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो जब कस्बा आने वाला था उसके पहले ही हालदार साहब ने अपने ड्राइवर से कह दिया, ड्राइवर को कह दिया, आज चौराहे पर रुकना नहीं है, चौराहे पर बिल्कुल नहीं रुकना है, आज बहुत काम है, क्योंकि अपनी कंपनी का आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे, यहां नहीं खाएंगे इस चौराहे पर आज पान। ड्राइवर साहब ने कहा कि ठीक है बाबू, ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन
चले आ रहे, अब जीप में बैठे हुए, ड्राइवर चला रहा है, हालदार साहब बैठे हैं, लेकिन आदत से मजबूर थे कि उनकी निगाह अनायास मूर्ति तरफ चली जाती थी कि एक बार निहार तो ले मूर्ति को, जब वहां से गुजर ही रहे हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही, जहां से वो चौराहा आया उस कस्बे का, बाजार का, तो अनायास ही उनकी आंखें फिर से मूर्ति की तरफ उठ गईं। पहले तो मन में बना लिया था कि हम मूर्ति को नहीं देखेंगे, लेकिन अनायास उनकी आंखें मूर्ति की तरफ चली जाती हैं। और जब मूर्ति की तरफ उन्होंने निहारा, देखा, तो कुछ ऐसा दिखा उन्हें कि चीखे, जोर से चीखे, रोको भाई रोको, रोको जीप को रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि पहले ही मना कर चुके थे कि रुकना नहीं है, सीधे चलना है। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे कि भैया इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारे गए इस गाड़ी के, क्या हो गया। जीप रुकते ना रुकते थोड़ी दूर पर जीप रुकी, लेकिन वो पहले ही हालदार साहब जीप से कूद पड़े, जीप से नीचे कूद पड़े उस चौराहे पर। हालदार साहब जीप से कूद करके तेज तेज कदमों से, अपनी तेजी चाल से, तीव्रता की चाल से मूर्ति की तरफ लपके, जहां मूर्ति बनी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, उस मूर्ति की तरफ बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर के, मूर्ति के सामने जाकर के अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। और देखा कि मूर्ति को क्यों रुक गए थे, अनायासी जीप क्यों उन्होंने रुकवाई। मूर्ति की आंखों पर आज सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसे छोटे छोटे बच्चे पहले सरकंडी चलती थी, शीके टाइप की, सलौआ टाइप के, उसके छोटे छोटे से चश्मे बना लेते थे, घर में बनाते थे खेलने के लिए छोटे छोटे बच्चे। तो वैसे सरकंडे का एक चश्मा उनकी आंखों पर फिट था उस दिन, इसलिए वो देखने के लिए वो हालदार साहब रुक गए थे, जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो ये दृश्य देख करके, उनकी आंखों पर चश्मा देख करके हालदार साहब भावुक हो जाते हैं और इतनी सी बात पर उन्हें पता चल जाता है, सोच लेते हैं कि ये कार्य, ये सरकंडे के चश्मे बनाना ये तो बच्चे ही बनाते हैं। तो उनकी आंखें भर आती हैं सोच करके कि इस कस्बे के बच्चे भी, बच्चों के मन में भी देश प्रेम की भावना है। जैसे वो कैप्टन मर गया और हमेशा नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाता था, वो तो मर गया, लेकिन आज इस कस्बे के छोटे छोटे बच्चे भी देश प्रेम की भावना से भरे हुए हैं। वो भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना पसंद नहीं करते, इसलिए उनसे कुछ ना बन पड़ा तो सरकंडे का चश्मा ही उनकी आंखों पर लगा दिया। तो ये पाठ था नेताजी का चश्मा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पाठ के थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल से। अगर आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछ दिया जाए कि सेनानी ना होते हुए भी, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। कोई सेनानी तो था नहीं कैप्टन, ना किसी फौज में भर्ती रहा था, ना आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो सेनानी ना होते हुए भी लोग बाग इसको कैप्टन क्यों कहते थे। तो आप लोग उत्तर में लिख सकते हो कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग उसकी देशभक्ति, कितना देशभक्त था, उसकी देशभक्ति के कारण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान की भावना के कारण लोग उसको कैप्टन कहते थे, है ना। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग उसकी देशभक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान की भावना को देख करके उसको लोग क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो इसका इस तरीके से उत्तर आप लिख सकते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, उसकी देशभक्ति के कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना के कारण, देशभक्ति के कारण उसको लोग कैप्टन कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया कि आज रुकना नहीं है चौराहे पर, मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। अब नंबर का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, पहले मायूस क्यों हो गए, उदास क्यों हो गए। दूसरा प्रश्न क्या उठता है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, क्या उम्मीद जगाता है। तीसरा प्रश्न, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। अब इन तीन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो जैसा पहले प्रश्न पूछा गया है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए, मायूस क्यों हो गए मूर्ति को देख करके, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना देख करके, कि कैप्टन मर गया, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना देख करके हालदार साहब मायूस हो जाते हैं। हालदार साहब मायूस हो गए, तो ये पहले का उत्तर है, उनकी आंखों पर चश्मा ना देख करके हालदार साहब मायूस हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, जो सरकंडी का चश्मा बच्चों ने लगा दिया, वो क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है, यह उम्मीद जगाता है कि अब भी आज के समय में भी देशवासियों में महान और वीर व्यक्तियों के प्रति, ठीक है कि नहीं, देशवासियों में महान और देशभक्त लोगों के प्रति, वीर महापुरुषों के प्रति, है कि नहीं, श्रद्धा और देश के प्रति प्यार का भाव विद्यमान है, ये उम्मीद जगाता है। यानी कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज के समय में भी देशवासियों के मन में महान और वीर व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा भावना है और देश के प्रति प्रेम का भाव विद्यमान है, उपस्थित है उनके हृदय में, है ना, तो ये उम्मीद जगाता है। अगला प्रश्न तीसरा था, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो आप लिख सकते हो कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख करके, सरकंडे का चश्मा देख करके हालदार साहब यह सोचकर भावुक हो उठे, नेताजी की मूर्ति पर उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा और सोचने लगे, ये सोच करके भावुक हो गए कि इस देश के बड़े ही नहीं, बड़े व्यक्ति तो सम्मान की भावना रखते हैं महापुरुषों के प्रति, लेकिन देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की भावना इस देश के बच्चे भी रखते हैं। देखो तो बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया जब कोई चश्मा नहीं मिला, ठीक है कि नहीं, तो बड़ों के प्रति तो सम्मान की भावना है ही, बड़ों के मन में तो सम्मान की भावना है ही देशभक्त लोगों के लिए, लेकिन बच्चे भी इससे पीछे नहीं हैं, बच्चों के मन में भी देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की भावना है। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, पान वाले का रेखा चित्र आपको प्रस्तुत करना है कि पान वाला कैसा था, उसके स्वरूप का वर्णन करना है, तो कैसे करेंगे आप? तो आप लिख सकते हैं कि पान वाला एक मोटा, काला और खुश मिजाज व्यक्ति था। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसका भारी भरकम पेट, जो भारी भरकम तोंद निकली हुई थी, वो हिलने लगती थी जब वो हंसता था। अधिक पान खाया करता था, तो अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मजाकिया भी था लेकिन भावुक भी था, क्योंकि उसकी आंखें भर आती हैं जब पान वाले के सामने हालदार साहब ने कैप्टन का जिक्र किया कि आज चश्मा क्यों नहीं हो, कैप्टन मर जाता है, तो वो व्यक्ति भी भावुक हो जाता है। तो मजाकिया भी था और भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो ये उसका रेखा चित्र हो गया। अच्छा, एक प्रश्न ये उठता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तुम्हारे क्या भाव उठते हैं जब पान वाले ने कहा कि वो तो पागल है, वो क्या जाएगा फौज में? ठीक है, तो कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी ये नैतिकता से हटकर है, ये नीति नहीं है। अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो उसको हमें स्पष्ट रूप से लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी ये नैतिकता से हट करके है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है कि वह दूसरों की शारीरिक दुर्बलता, अगर किसी का शरीर, किसी का कोई अंग कमजोर है तो उसकी शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करे, ये शोभा नहीं देता है। फिर कैप्टन जैसे अपंग, भले वो अपंग था लेकिन देशभक्त था, तो कैप्टन जैसे अपंग देशभक्त व्यक्ति का जो लोग इस तरह से उपहास करते हैं, वो उसके साथ साथ समझ लीजिए कि सिर्फ कैप्टन का ही उपहास नहीं करते, देश और सभी वीरों का उपहास कर रहे हैं, है ना। तो ये लिख सकते हो आप लोग। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाए, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था कि कैप्टन कौन है, नहीं देखा था,
तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, वो क्या सोचता होगा, कैप्टन कैसा होगा, कौन होगा, क्या सोचता होगा, उसकी कल्पना लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर कैप्टन का एक स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट, लंबे चौड़े शरीर वाले, स्फूर्ति युक्त फौजी का चित्र आ रहा होगा कि कैप्टन नाम है, कैप्टन अगर है तो फौजी होगा, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा। तो ऐसी कल्पना उसके मन में आ रही होगी। ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन है, भाई खूब क्या आइडिया है? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं? भाई खूब क्या आइडिया है? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं? तो आप लोग बता सकते हो कि जब एक भाषा में दूसरी भाषाओं के उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्द आते हैं तो वे भाव अभिव्यक्ति को सरल बना देते हैं। वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला हो, या लेखक की बात सहजता से समझ में आ जाती है। वक्ता की और लेखक की बात सहजता से समझ में आ जाती है अपनी भाषा में। अन्य भाषा के शब्द होते हुए भी अर्थ को पूर्णता स्पष्ट करने में सहायक हो जाती है। आज हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बहुत से शब्दों ने अपनी जगह बना ली है ना। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर नेताजी का चश्मा संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो आप बराबर पूछते रहिए। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।